अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग डायग्राम और इसकी जो डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी वो हमने पिछले लेक्चर्स में की है। आज इसकी हमने टाइप्स के बारे में पढ़ना है। इसकी जो फर्स्ट टाइप है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की वो है रेजिस्टेंस टाइप स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर टाइप नंबर 2। अब जो कैपेसिटर टाइप है इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर है और कैपेसिटर रन स्प्लिट फेज मोटर है। जो कैपेसिटर रन मोटर है इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर और डबल वैल्यू कैपेसिटर। आगे नंबर 3 है इसकी शेडेड पोल टाइप। तो ये तीन टाइप्स हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की। तो आज जो हमने फर्स्ट इस लेक्चर में हमें पढ़नी है वो है रेजिस्टेंस टाइप स्प्लिट फेज मोटर। जैसा ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस टाइप स्प्लिट फेज मोटर की डायग्राम है। इसमें स्प्लिट फेज मोटर में आपको पता है दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक को हम कहते हैं मेन वाइंडिंग, दूसरी को कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये मेन वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ और सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना होता है और मेन वाइंडिंग जो होती है वो रनिंग कंडीशन में लगी रहती है। तो रेजिस्टेंस टाइप स्प्लिट फेज मोटर के अंदर क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। इसका क्या काम होता है, इसका ये काम है कि ये रोटर शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के तहत काम करता है कि जिस टाइम रोटर घूमना शुरू कर देगा, अपनी 70 to 80% स्पीड तक पहुंच जाए, उस टाइम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। नॉर्मली ये क्लोज्ड होते हैं, जिस टाइम रोटर साकिन होगा ये क्लोज्ड होंगे। जैसे ही रोटर अपनी 70 to 80% स्पीड तक पहुंच जाता है तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में से करंट गुजरना बंद हो जाएगी और ये सर्किट से आउट हो जाएगी और मोटर मेन वाइंडिंग के जरिए चलती रहेगी। अब इसकी एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो फर्स्ट ये लेफ्ट पर ये अप्लाइड वोल्टेज है जो हम यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंगल फेज हमने सप्लाई किया इसको और ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वी वोल्टेज हमने वेक्टर के जरिए शो कर दिया। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग से गुजरने वाली करंट है उसको हम कहते हैं आई एस, इसका नाम आई एस दे दिया। और जो मेन वाइंडिंग में से गुजर रही है करंट वो है आई एम। दोनों वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे होती हैं। जिस टाइम अब मेन वाइंडिंग के अंदर जो गुजर इसकी मेन वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, इंडक्टेंस ज़्यादा होती है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगी, इंडक्टिव ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, करंट ज़्यादा एंगल से लैग करेगी। इंडक्टिव लोड के अंदर करंट लैग करती है वोल्टेज से, रेजिस्टिव के अंदर इन फेज होती है, कैपेसिटिव के अंदर लीड करती है। तो अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। जब रेजिस्टेंस इसकी कम होगी तो ये ज़्यादा हाई एंगल के साथ ये वोल्टेज से लैग कर रही है करंट आई एम। दूसरी जो करंट है आई एस, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है वो क्या है जी, स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फर्दर हमने एक और इसमें ऐड कर दिया सीरीज़ में रेजिस्टेंस आर। जब रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में ऐड हो गई है तो एक अपनी इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी और दूसरा हमने एक सीरीज़ में भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगी, लेकिन एक कम एंगल के साथ। ये वोल्टेज से एक आई एस, इसको हम कह देते हैं ये आई एस है। ठीक है, ये वोल्टेज से लैग कर रही है लेकिन कम एंगल से। अब आई एस और आई एम इन दो के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा कहते हैं, अल्फा जो है ये डार्क एंगल होता है। ठीक है, अल्फा इन दो के दरमियान स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट और मेन वाइंडिंग की करंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है अल्फा, इसको डार्क एंगल कहा जाता है। ये जितना एंगल ज़्यादा होगा, अब इसमें जो साइन अल्फा है, अब इसी एंगल का हम साइन अल्फा जब लेंगे, साइन ऑफ अल्फा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टॉर्क के। जितना साइन अल्फा ज़्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज़्यादा होगा। मीन्स के जितना ये एंगल अल्फा जो है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अल्फा जितना ज़्यादा होगा साइन अल्फा उतना ज़्यादा होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, तो टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके ज़्यादा होने से क्या होता है कि टॉर्क जब ज़्यादा होगा तो मोटर उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और आसानी से स्टार्ट होगी। टॉर्क क्या होता है, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है जो रोटर को घुमा रही है। तो जितना भी अल्फा ज़्यादा होगा उतना ही टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी और मोटर उतनी ही तेज़ी के साथ आसानी से स्टार्ट होगी। तो रेजिस्टेंस टाइप स्प्लिट फेज मोटर के अंदर क्या होता है कि
दो वाइंडिंग्स हैं, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस सीरीज स्टार्टिंग वाइंडिंग के सर्किट में, सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है, साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। जब एक दफ़ा जब ये स्टार्टिंग टाइम जब इसको टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो ये घूमना शुरू कर देगी। जब ये अपनी 7 to 20% स्पीड तक पहुंच जाता है, ठीक है, जब रोटर अपनी 7 to 20% स्पीड तक पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में से करंट गुजरना बंद हो जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से निकल जाएगी। यहाँ से अगर ये कॉन्टैक्ट ओपन करते हैं, ये सर्किट से आउट हो जाएगी, ठीक है, और मोटर जो है मेन वाइंडिंग के ज़रिए चलती रहेगी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टार्टिंग टाइम पे मोटर को स्टार्ट करना। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी, अपनी 70 to 80% स्पीड तक पहुंच जाती है, तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से निकल जाएगी और मेन वाइंडिंग के ज़रिए ही मोटर चलती रहेगी। तो ये है कि सारा इसमें रेजिस्टेंस टाइप स्प्लिट फेज मोटर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो फिर आप इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी मुझसे पूछ सकते हैं।